मैं कमिंग से आ जाओ भाई, आ जाओ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठ। थैंक यू सर। क्या तैयार करके आए? सर मैंने जो मेरी हॉबीज़ है वो प्रिपेयर की है, उसमें भी न्यूज़पेपर और इनकम टैक्स मेरे डिपार्टमेंट के बारे में मैंने पढ़ा है। ओके। और सर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो रीसेंट इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उसके बारे में मैंने पढ़ा। अच्छा। जी सर। अच्छा, ये भी आपकी हॉबी है? जी सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप आते हो? जी 2018 से कर रहे हो आप? जी सर। ओके। तो अभी रिटर्न भरने की लास्ट डेट कब है? सर डिपेंड करता है एसएससी के स्टेटस पे। ऐसे इंडिविजुअल की 31 जुलाई है और कुछ बिजनेसेस की और 31 अक्टूबर एंड 31 नवंबर। इंडिविजुअल कितने तरह की आईटीआर भर सकता है? सर ITR 1 जो कि सहज है और ITR 2 भी भर सकता है। और आईटीआर 4 कब भरी जाती है? सॉरी सर, इसका मुझे इतना। अच्छा। क्या काम रहता है आपका इस डिपार्टमेंट में? सर अभी तक तो मैं पोस्टेड था एकेडमी में, जहाँ पे IRS ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, और उससे पहले मैं फेसलेस यूनिट वेरिफिकेशन यूनिट में पोस्टेड था, और अभी 1 महीने पहले मेरे को वार्ड में पोस्टिंग मिली है भंडारा में। अच्छा, ये नागपुर में है? सर भंडारा महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, नागपुर से 60 किलोमीटर दूर। ओके। वहाँ मेरी पोस्टिंग अभी 1 महीने पहले हुई है। ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है आपकी? सर ये नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नागपुर में ही है। अच्छा, नागपुर में ही? जी सर। ओके। एक नासीम भी है क्या कुछ जगह? जी सर। नासीम? यस सर। वो किसकी ट्रेनिंग सेंटर है? सर वो IRS ऑफिसर्स जो इनका इसके होते हैं कस्टम के, उनकी होती है सर। वो कहाँ पर है? सर फरीदाबाद में। वो फरीदाबाद में? जी। तो ये ट्रेनिंग एक्सपोजर जो है उसमें आपने क्या क्या सीखा इनकम टैक्स के बारे में? डिपार्टमेंट के बारे में सर, जैसे कि मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि हमको कॉलीग्स के साथ काम करना पड़ता है, तो डिफरेंट टेम्परामेंट के लोगों के साथ एडजस्ट करना भी मैंने सीखा। उसके बाद में मैंने सीनियर्स के साथ में काम किया है, तो मेरे को कॉन्फिडेंस लेवल की मेरे में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है IRS ऑफिसर्स के साथ काम करके। और सर्च सर्वे भी मैं टीम में गया हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे थोड़ा पता चला है कि किस तरीके से कंपनीज वगैरह टैक्स को इवेड करने की कोशिश करती है। क्या क्या काम रहता है मेनली आपका इन फील्ड? इन फील्ड सर बेसिक जो काम होता है वो फील्ड का ही होता है। फील्ड में भी सर जैसे पहले डिफरेंट था, अभी फेसलेस आने के बाद में थोड़ा चेंज हो गया। तो अभी पहले जैसे असेसमेंट का जो काम होता था वो भी फील्ड ऑफिस में ही होता था, जिसको असेसिंग ऑफिसर्स बोलते हैं। पर अभी वो काम लेके फेसलेस यूनिट को दे दिया गया है। उसके अलावा जो भी काम है वो अभी तक फील्ड में ही है सर। तो जैसे कि किसी की रेक्टिफिकेशन किसी को करवाना है अंडर द सेक्शन 154 ऑफ द एक्ट, तो वो एप्लीकेशंस आती है। और जो भी रिपोर्ट्स होती है टैक्स कलेक्शन की, वो हमको टाइमली भेजनी होती है हर मंथली। तो क्वार्टरली रिपोर्ट्स होती है। उसके बाद में जो इनकम स्केप जो असेसमेंट होता है उसके नोटिस भी हमको बना के सिस्टम में अपलोड करने पड़ते हैं, ताकि वो उसके ऊपर जब असेसमेंट होगा तो वो असेसमेंट यूनिट जो कि फेसलेस यूनिट के अंडर में आती है फिर वो करता है। तो सर फील्ड में ये सब काम होता है। अभी जो 141 में कौन सा नोटिस आता है? जी सर 141 में? सॉरी सर, 141 नोटिस का मुझे ना याद नहीं आ रहा कुछ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। एक अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो डोनेशन को लेकर एक लिस्ट निकाली थी, जिसमें पहले अगर किसी ने उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन किया है तो वो एग्जेम्प्ट था, बट उन्होंने कहा कि ये जो पार्टीज़ हैं वो गलत है, तो उसमें भी कई लोगों को नोटिस आ रहे हैं। इस तरह का कोई केस आपने देखा? नहीं सर। नहीं। अच्छा, मैंने इंडिविजुअली ऐसे केस हैंडल नहीं किए सर। ओके जी ठीक है। तो अच्छा है वैसे आपका, देखो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पर, और 2018 से लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया है, ट्रेनिंग भी है और अच्छी जगह पोस्टिंग है। जी सर। फिर आप RAS में क्यों आना चाह रहे हैं? सर RAS में एक्सपोजर ज़्यादा है, और RAS में एक सोसाइटी के लिए आप काम करने का भी मुझे मौका मिलेगा, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को प्रोवाइड करेगा। और RAS में मेरी जो प्रेजेंट जॉब है उससे ज़्यादा सर मेरा उसमें डाइवर्सिटी है, तो अलग अलग मैं स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता हूँ, तो मोटिवेशन भी मेरे को बना रहेगा। और सर मेरे को ऐसा लगता है कि RAS में मैं अपना पोटेंशियल रियलाइज़ कर सकता हूँ। ऐसा क्या पोटेंशियल है आप में? सर मुझे लगता है कि मैं
गवर्नमेंट के लिए और अच्छे पद पे काम करने का मेरे को टेंशन है। कोई ऐसा कुछ एग्जांपल है जब आपने प्रूव किया हो कि हाँ वाकई में आप कुछ कर सकते हैं? जी सर। सर मेरे को उसके बेसिस पे लगता है कि एग्ज़ाम जैसे होते हैं तो मैं उसमें अच्छे से ऑफिस और स्टडीज़ भी मैनेज कर सकता हूँ। तो मेरे को लगता है कि जैसे अगर मैं क्वालिफाइंग पेपर अगर निकाल सकता हूँ, दैट मीन्स आई एम एबल टू डू। नहीं देखो, सभी लोग क्वालिफाइंग पेपर निकाल के ही आए हैं यहाँ, जी सर। उसमें से ही सेलेक्ट किए जाएंगे। आप में क्या स्पेशलिटी है जो कि एक हमारे लिए बेनिफिशियल हो गवर्नमेंट के तौर पर? जी सर। सर जब मैं NLDT में पोस्टेड था तो मैं बैच ऑफिस में पोस्टेड था, जो मेन ऑफिस होता है वहाँ पे एडमिन का काम करने का, जहाँ पे डायरेक्ट जो IRS ऑफिसर्स आते हैं उनका ट्रेनिंग होता है, तो उनके जो भी एडमिन रिलेटेड मैटर्स होते हैं तो वहाँ पे सर मैंने अच्छा काम किया है। जैसे कि जब उनके जो अटैचमेंट जितने भी होते हैं फील्ड वाले, जैसे उनको पार्लियामेंट जाना पड़ता है, उनको मुंबई में भी नेवल डॉकयार्ड में ट्रेनिंग उनकी होती है सर, तो वहाँ पे मैंने वो कोऑर्डिनेट किया है अपने लेवल पे, उनके लेटर मैंने ड्राफ्ट किए हैं। मैनेजमेंट आप अच्छा कर लेते हैं? जी सर। तो वो मैंने अच्छा काम किया है, तो मेरे को डिस्टिंक्शन भी उसमें मिला था सर ADG सर से। अच्छा, और बीटेक का कुछ यूज़ कर पाएंगे या फिर भूल गए, काफ़ी समय हो गया है? सर बीटेक का मुझे लगता है कि मैं टेक्नोलॉजी को जल्दी से अडेप्ट कर सकता हूँ, तो ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव में भी मैं यूज़फुल एक एसेट की तरह काम आऊँगा सर। ई-गवर्नेंस में भी कौन सा मिशन चल रहा है राजस्थान में और इंडिया में? सर इंडिया में काफ़ी मिशन चल रहे हैं। NEGP सुना है आपने, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान? यस सर। उसका कौन सा वर्जन चल रहा है, क्या इसमें पिलर्स हैं, कुछ भी आइडिया हो? सॉरी सर, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं ये तो आपको पता होंगी, ब्लॉकचेन, AR, VR। जी सर। कुछ इनका प्रैक्टिकल यूज़ कभी कर पाए हो, देखा है किसी को करते हुए? जी सर। सर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसको भी हमारे डिपार्टमेंट में अभी इम्प्लीमेंट किया गया है, जो न्यू वेबसाइट है प्रोजेक्ट इनसाइट, तो वो इनकम टैक्स को उसने काफ़ी डाइवर्सिफाई कर दिया है। जैसे हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है तो सोशल मीडिया पोस्ट या फिर बैंकिंग लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन जो होते हैं, तो बिग डाटा को वो हैंडल करने की उसमें कैपेसिटी है। तो प्रोजेक्ट इनसाइट जो 2018 से हमारे डिपार्टमेंट में, उसका काफ़ी यूज़ में आ रहा है सर। क्रिप्टो करेंसी पे भी इनकम टैक्स लिया जाता है क्या? जी सर, अभी जो लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट था उसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट, उस पर भी डायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया गया था। कितना है सर? 30%। 30% ऑफ द वैल्यू रियलाइज्ड सर। वैल्यू रियलाइज्ड जी या प्रॉफिट? सर प्रॉफिट सर। चलो ये सर। जोधपुर से आप? जी सर। जोधपुर के बारे में बता दीजिए। सर जोधपुर राजस्थान की वेस्टर्न रीजन में पाया जाता है, और थार रेगिस्तान की शुरुआत भी जोधपुर से होती है, और जोधपुर को मारवाड़ नाम से भी जाना जाता है, और इसको राजस्थान की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। सर जोधपुर में खान पान का अच्छा बोलते हैं कि खाने का अच्छा होता है, और जोधपुर में एक नॉर्थ में मंडोर एरिया है, तो उसको भी काफ़ी एंशियंट टाउन माना जाता है, जहाँ पे प्रत्याहार डायनेस्टी थी, और जोधपुर में राठौड़ वंश का राज था। और इकोनॉमी में अगर अपन देखें सर, तो जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स काफ़ी फेमस हैं, और टूरिज्म पर्पस के हिसाब से भी जोधपुर एक अच्छा शहर माना जाता है सर। ठीक है। जोधपुर से कौन कौन से नेशनल हाईवे निकलते हैं? सर एक नेशनल हाईवे 64 निकलता है, और उसके अलावा सर मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, जोधपुर से नागौर जोड़ने के लिए कौन सा नेशनल हाईवे है? सर नेशनल NH 65 सर। जोधपुर से जी सर। नागौर, और जोधपुर से पाली? सॉरी सर। होली स्पिरिट का मतलब क्या होता है? सर ये मेरे स्कूल का नाम था, तो होली का मतलब होता है पवित्र, स्पिरिट मीन्स आत्मा। अच्छा, HOLY का मतलब होता है पवित्र, HOLI का मतलब होता है? सर वाई होता है, बट मेरे स्कूल का नाम यही था सर, होली, HOLI। जी सर। ठीक है। क्या क्या सब्जेक्ट रहे आपके 12th में? सर मैंने साइंस मैथमेटिक्स ली थी सर, साइंस में। फिजिक्स केमिस्ट्री में। उसके बाद में आपने ये बीटेक किया? जी और सर। फिर इनकम टैक्स में आए? जी सर। तब RS में क्या करोगे आगे यहाँ पे? बढ़िया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब? जी सर।
सर आरएस में जैसे अभी मैंने जो रीजंस बताए थे सर को, उनके अलावा एक ये रीज़न भी रहेगा कि मेरी पोस्टिंग राजस्थान में रहेगी, तो मैं अपने फैमिली के पास में रहना चाहता हूँ। ये मेन रीज़न है आई थिंक। सर मेन रीज़न सर ऐसा है कि मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम वापस भी दिया था और दूसरी पोस्ट भी मेरे को टैक्स असिस्टेंट जो पोस्ट पे मेरे को जयपुर मिल जाता, पर मैंने वो लेना उचित नहीं समझा। आपने कहा राजस्थान की आरएस की जॉब्स में डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है। जी सर। कौन सी जॉब में आपको डाइवर्सिफिकेशन लगता है आरएस की? सर आरएस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, उसके अलावा और कौन सी जॉब है जिनमें डाइवर्सिफिकेशन है? उसके अलावा तो सर मुझे नहीं लगता ज़्यादा नहीं है सर, आरएस में ही है। फिर अगर आपको सेकंड चॉइस मिलती है तो आप कंटिन्यू इनकम टैक्स में करोगे? सेकंड चॉइस नहीं सर, मैं आरपीएस लेना पसंद करूँगा। जी सर। उसके बाद में आपकी थर्ड प्रेफरेंस? सर राजस्थान अकाउंट सर्विस। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी है मूवी देखना और न्यूज़पेपर पढ़ना। क्या कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ के आए हो आप? सर मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस। जी सर। कौन है इसके एडिटर? सर इनके एडिटर है राजकमल झा। अच्छा, रामनाथ गोयन का कौन है? सर इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर है। इसका हिंदी में एक अखबार आता है, क्या नाम है उसका? सर दैनिक जागरण। वो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का है या दूसरा ग्रुप है? सर इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का ही है। जनसत्ता कोई नाम सुना आपने? जी सर। वो कौन से ग्रुप का है? सॉरी सर। ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें फ़र्क क्या होता है? सर डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिनमें जो टैक्स इम्पोजिशन और टैक्स इम्पैक्ट वो एक ही पर्सन पे होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिस पर्सन पे वो टैक्स इम्पोज किया गया है वो उस टैक्स को आगे किसी दूसरे पर्सन पे डाल सकता है, जैसे कि जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट वो ले सकते हैं। और सर दूसरा डिफरेंस ये होता है कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो मोस्टली इनकम या प्रॉफिट पे लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। और सर अभी कौन कौन से हैं डायरेक्ट टैक्सेस में? अभी जी सर। अभी कौन कौन से बच्चे हैं? सर एक तो इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स है, दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स, और तीसरा है वेल्थ टैक्स। और वेल्थ टैक्स तो अबॉलिश हो गया ना? जी सर, हो गया। और फिर है कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन। इनडायरेक्ट में तो हम वन टैक्स वन नेशन की ओर बढ़ गए। जी सर। डायरेक्ट टैक्स में क्यों नहीं बढ़े? सर क्योंकि डायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इम्पोज, तो देयर इज ऑलरेडी वन नेशन वन टैक्स। नहीं, जैसे कई सारे टैक्सेज है, आपने अभी बताए 4-5 टाइप के, जी सर। तो उनका वन नेशन वन टैक्स क्यों नहीं है इनडायरेक्ट? इसमें डायरेक्ट टैक्स में सर ऐसा एक ही टाइप का डायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं है? जी सर ऐसा कहते हैं कि इनकम टैक्स और जो भी है इनको अबॉलिश करके एक्सपेंडिचर टैक्स लगा देना चाहिए, पर उसके ऊपर अभी तक कोई ठोस उसका फ़ायदा दिखा नहीं है उसका सर। जैसे कि एक्सपेंडिचर टैक्स फिर तो ये बातें तो उधर पहले जीएसटी इम्प्लीमेंट हो रही थी, उससे पहले भी यही हो रही थी इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी। जी सर। तो ये तो स्लैब्स तो इसमें भी बनाई जा सकती है। सर उसमें ये होगा कि एक्सपेंडिचर टैक्स में इफ़ अ पर्सन अर्न्स मोर देन 10 करोड़ और 50 करोड़ एंड ही चूज नॉट टू एक्सपेंड एनीथिंग, देन उसकी फिर वो जितनी भी इनकम है वो स्केप कर जाएगी। और कोई गरीब है और वो थोड़ा सा भी एक्सपेंड करेगा तो उस पर फिर भी टैक्स लग जाएगा। तो एक तरीके से जो प्रोग्रेसिव नेचर है डायरेक्ट टैक्स का सर, तो वो नलीफाई हो जाएगा। अच्छा, सेस क्या होता है? जी सर। सेस CS सेस सरचार्ज। अच्छा सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, और वो लगाया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए, जैसे कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है हमारी सैलरी पे। तो ये डायरेक्ट टैक्स पे लग सकता है सेस? नहीं लग सकता। जी सर, डायरेक्ट टैक्स हमारा जो इनकम टैक्स होता है उसके ऊपर सेस लगता है। और सरचार्ज? सरचार्ज भी टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, पर उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इज फ्री टू यूटिलाइज दैट मनी। सरचार्ज में जी सर। पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन नहीं होता जिन पे सरचार्ज उसी चीज़ के लिए लगता है? जैसे नहीं सर, सरचार्ज से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो गवर्नमेंट किसी भी यूज़ के लिए कर सकती है, और सेस में स्पेसिफिक पर्पस होता है। आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स थे? जी सर। न्यूटन के लॉ कौन कौन से हैं आप बता सकते हैं? सर न्यूटन्स के 3 लॉ हैं। एक तो लॉ ऑफ इनर्शिया, उसका मतलब है कि कोई बॉडी अगर मोशन में है या फिर रुकी हुई है तो उसकी टेंडेंसी यही रहेगी कि उसी स्टेट में वो रहे, अनलेस उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स लगाया जाए। और दूसरा है
मोमेंटम वाला, जिसका सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा, तीसरा एक्शन रिएक्शन है। ओम का नियम। जी सर। ओम का नियम। ओम का नियम ये है कि जो करंट जो होता है किसी कंडक्टर में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ठीक है सर। आप अपने पोटेंशियल की बात कर रहे थे कि मेरा जितना पोटेंशियल है वो मैं आरएएस में जाके ज़्यादा बेहतर उपयोग करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपका पोटेंशियल आरएएस की तुलना में आईआरएस या आईएएस बन जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर उपयोग होगा। जी तो आप उसके लिए क्यों नहीं सोचते, क्यों केवल आरएएस? जी सर। सर आईएएस में सिविल सर्विसेज जो उसका तैयारी करने का जो है सिलेबस और जो भी वो बहुत वास्ट है। अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि मैं मेरी नौकरी के साथ पेपर भी मैनेज कर देता हूँ। जी सर। जी सर। मेरा इसके लिए जी सर। सर वो मैं आरएएस में कर सकता हूँ, आईएएस का सर पेपर बहुत टफ होता है। बताया आपने पहले से कि इतनी मेरी क्षमताएं हैं। सर वो मुझे ऐसा लगता है कि तो नाप चुके हैं मतलब। सर उसमें चलिए कोई बात नहीं, फिर से एक और बात कराते हैं। आप कह रहे थे कि कुछ डाइवर्सिटी इस जॉब में दिखती है आरएएस में। जी सर। क्योंकि जब आपका 5 साल का जो अनुभव है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उसमें आप 3 जगह बदल चुके हैं अभी तक। जी सर। आप एकेडमी में रहे, आपको 1 महीने पहले अभी फील्ड पोस्टिंग मिली है, इससे पहले आप इन्वेस्टिगेशन फेसलेस यूनिट उसमें भी रहे हैं। जी सर। इससे ज्यादा डाइवर्सिटी 5 साल में 3 जगह पोस्टिंग आपकी, 3 तरह के काम अलग अलग। इससे ज्यादा डाइवर्सिटी यहाँ देखते हैं क्या आप, या इससे भी ज्यादा कितनी डाइवर्सिटी चाहिए आपको? जी जी सर। सर वो एक्चुअली मैं डिपार्टमेंट की बात कर रहा था। जैसे अभी मैं एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, और सर वैसे तो सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग सेक्शन होते हैं। जैसे हेडक्वार्टर सेक्शन होता है, फिर अकाउंट सेक्शन होता है, उसमें भी सर पोस्टिंग हो जाती है कभी कभी। और यहाँ पे जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे भी सर मैंने जो काम किया वो कहीं ना कहीं हमारे इनकम टैक्स से रिलेटेड ही है सर। और उसके बाद में सर आरएएस में जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा सर। एआईएस ऐप क्या है सर? ये अभी लॉन्च हुआ है, एनुअल इंफॉर्मेशन है सर, इसका फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं आ रहा, बट उसमें हमारे जो किसी एसएससी की जो भी इंफॉर्मेशन है तो किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की, वो उसमें प्रोवाइड करता है। जैसे अभी कितना इफेक्टिव है आईटीआर भरने में यूज हो सकता है इसका? जी सर। आईटीआर भर सकते हैं इससे? जी सर। उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन हो जाती है कि हमारा कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो हमको वो पहले से पता चल जाता है। और इससे प्रचलित वित्तीय वर्ष से पहले की भी सूचनाएं ले सकते हैं क्या? सॉरी सर मुझे इतना ध्यान था। जी आप न्यूज़पेपर पढ़ना आपकी हॉबी बता रहे हैं। जी सर। पुराने अखबार भी पढ़ लेते हैं क्या, या सेम डे का ही पढ़ते हैं बस? सर मैं पुराना अखबार तब पढ़ता हूँ जब मैं जैसे तैयारी जब मैं करता हूँ, तो कुछ मैं एग्ज़ाम जब पास में होता है तो मैं मिस कर देता हूँ, तो उसके बाद में जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं पढ़ता हूँ। अखबार के 3 फायदे और 3 नुकसान बता दीजिए। सर फ़ायदा तो ये है कि अगर अच्छा अखबार हम पढ़ रहे हैं तो हमारे जो आसपास की घटनाएं होती है और उससे हम अपडेट रहते हैं, तो ये हमको एक अच्छा ओपिनियन बनाने में मदद करती है। जी सर। तो दूसरा ये है कि हमारी एक रीडिंग हैबिट डेवलप होती है, और तीसरा ये है कि सर हम चीज़ों के सारे पहलुओं को जानकर डिसीजन पे आने की क्षमता बना पाते हैं। जी सर। नुकसान बताइए। सर नुकसान ये है कि किसी न्यूज़पेपर का खुद का कुछ बायस होता है, तो अगर कोई पर्सन कम एज में कोई न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करता है तो उनका भी वो बायस बन सकता है। और सर दूसरा ये है कि न्यूज़पेपर अगर स्टेट के कंट्रोल में आ जाए तो वो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को करने के लिए, जैसे हिटलर ने किया था सर। और सर तीसरा ये है कि कभी कभी न्यूज़पेपर जो ज़रूरी मुद्दे होते हैं उनको ना दिखाकर जो उनको जहाँ से रेवेन्यू मिल रहा है, टीआरपी मिल रही है, वो दिखाते हैं। तो आज आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं? जी सर। आज के न्यूज़पेपर की 10 खबरें बताइए। 10 खबर। सर पहले तो उसके फ्रंट पेज पे था मणिपुर वायलेंस के कारण पार्लियामेंट डिसरप्ट हो गया, और दूसरा था कि जो उसके फ्रंट पेज पे था, राजस्थान गवर्नमेंट ने मिनिमम इनकम एक्ट पास किया है। और सर तीसरा ये है कि ओपिनियन अगर देखें तो उसमें एक आर्टिकल था इंडिया और फ्रांस के रिलेशन के ऊपर, और फोर्थ सर एक आर्टिकल था जिसमें मणिपुर में जो वायलेंस हुई है उसके ऊपर आर्टिकल लिखा था प्रताप भानु मेहता ने। और सर फिफ्थ ये था कि सर पॉलिटिकल न्यूज़ थी वो, उसमें ये था कि सोनिया गांधी एक कवच के रूप में आई है कांग्रेस पार्टी में,
सर ठीक है। जी सर। जोधपुर के रहने वाले हैं। जी सर। नागणीची माता का मंदिर कहाँ है जोधपुर में? सॉरी सर। नहीं है जानकारी। सॉरी। मेहरानगढ़ फोर्ट की खासियत क्या है? खासियत सर किस सेंस में सर? सॉरी। आपके हिसाब से उसमें यूनिकनेस क्या है? ये क्यों उसे देखने जाना चाहिए? सर उसमें यूनिकनेस है सर, उसमें एक तो हिस्टोरिकल फोर्ट है वो 1459 फोर्ट तो में सारे बना था। हिस्टोरिकल होते हैं। जी सर जी। और उसमें सर उसकी जो स्थापना की गई थी वो करणी माता ने की गई थी। तो ऐसे दो ही फोर्ट है जो राजस्थान में उनके अंडर में है। और सर ये है कि चामुंडा माता का मंदिर भी है, तो कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस से भी अगर कोई पर्सन जाना चाहे तो वहाँ जा सकता है। इसे मेहरानगढ़ क्यों कहा जाता है? सर इसका नाम मिहिरगढ़ था, जो कि बाद में बदल के मेहरानगढ़ कहने लगे। मिहिर का मतलब होता है सन, गढ़ मीन्स जहाँ लोग रहते हैं, तो मिहिरगढ़ था तो सन दिखता है। जोधपुर के बारे में ये कहा जाता है ब्लू सिटी है, जी सर। और मैंने देखा भी कि वहाँ के अधिकांश पुराने शहर के जो घर हैं वो ब्लू कलर से ही पेंट किए हुए हैं। जी सर। इसका कोई खास वजह है क्या कि ब्लू कलर से ही पेंट किए हुए हैं? जी सर। सर वो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इसलिए ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है। नहीं, आप तो साइंस के विद्यार्थी हैं, बताएं ब्लू कलर क्या काम करता है गर्मी को रोकने में? सर जो सनलाइट इंसिडेंट होती है तो उसको रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है फिर उससे, इसलिए उसको ब्लू किया गया है। फॉलोइंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी आपकी हॉबी है? जी सर। करते हैं फॉलो इसे अभी आप? करता हूँ। यूएनओ में भारत अपनी सेनाएं भेजता है, जी सर। जानते हैं इस बारे में आप? और शायद सबसे बड़ा योगदान करता है भारत में शांति सेनाएं भेजने में। जी सर। ये शांति सेनाएं 3 तरह के काम करती हैं: पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग, पीस मेकिंग। जी सर। क्या होते हैं ये तीनों? सर पीस कीपिंग का मतलब ये होता है कि जिन दो आर्मी के बीच में वॉर हुआ तो उन वॉर को एक तरीके से स्टेटस को मेंटेन करना, उसको रोक के वो पीस स्टेटस को मेंटेन करना होता है। पीस बिल्डिंग वो जो होता है उसमें पीस कीपिंग भी होती है और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी करती है। जैसे वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गए, स्कूल, एजुकेशन, वो सब बनाना सर पीस बिल्डिंग माना जाता है उसमें। एससीओ की मीटिंग कहाँ हुई थी अंतिम? सर अभी हुई थी, वर्चुअल मीटिंग थी, इंडिया ने होस्ट की थी सर। आज कल भारत के प्रधानमंत्री ने 26 देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों को संबोधित किया था। जी सर। क्या प्रोग्राम था ये? सॉरी सर। बिम्स्टेक की मीटिंग कहाँ होनी है अगली? सॉरी सर। आप क्या पढ़ के आए और इस टॉपिक पर आप क्या पढ़ते हैं फॉलोइंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे? अभी लेटेस्ट में कुछ आपने पढ़ा हो? सर मैंने फ्रांस और इंडिया के जो रिलेशन है उसके ऊपर काफ़ी पढ़ा। फ्रांस और इंडिया के रिलेशन पे जी पढ़ा सर। है। जी सर। फ्रांस भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा जाता है क्या? जी सर। क्या क्या आधार होता है किसी देश को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहने का? सर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसे पहले तो आज से जब 100 साल पहले जो स्टेट टू स्टेट रिलेशन होते थे वो एक तरीके से एलाइज बन जाते थे आपस में। और वो एक एलाइज जब बनते थे तो वो एक बाइंडिंग रिलेशन होता था, दैट इफ वन स्टेट गोज टू अ वॉर तो सेकंड वन वाज बाउंड टू गो इनटू दैट वॉर। बट सर अभी उसको नोमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया है ताकि रिलेशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाए और ओपन एंडेड रखा जा सके, तो उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, भारत और इजराइल आपस में नेचुरल अलाई कहे जाते हैं, प्राकृतिक मित्र। जी सर। इस शब्द का क्या मतलब है? सर इसका ये मतलब है कि जैसे पीएम ऑफ इंडिया ने भी कहा है और इजराइल के पीएम ने भी कहा है, तो नेचुरल एलाइज मींस जो हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स है वो मैच करते हैं। थैंक यू। ब्रेटन वुड्स सुना है आपने? जी सर। क्या है ये, इसके क्या आउटकम्स थे? सर जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ट्रीटी हुई थी तो वो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट्स उसमें इस्टेब्लिश किए गए थे, जिसमें आईएमएफ आता है और एक और इंस्टीट्यूशन आता था सर जिसको अबॉलिश कर दिया गया अभी शायद। कौन सा? सॉरी सर। अच्छा, डब्ल्यूटीओ कब स्टार्ट हुआ? सर फॉर्मली पहले तो उरुग्वे राउंड चला था, उसके बाद में GATT जो था उसको रिप्लेस किया है WTO ने 95 में सर, 1995। गार क्या है? सर गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स है और ये सर एक तरीके से जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जो कंपनीज करती है उसको सॉरी सर रोकने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गार लेके आया सर। उसका ये मतलब है कि अगर टैक्स अथॉरिटीज़ को लगता है कि कोई ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 MNCs वो सोल पर्पस ऑफ अवॉइडिंग टैक्स का था तो वो उसको
डिक्लेयर कर देंगे कि दिस ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, और उसके ऊपर वो टैक्स लगा सकते हैं। STT कितना है अभी? सॉरी सर। और कमोडिटी टैक्स? सॉरी सर। ठीक है, थैंक यू। आप थैंक यू सर।